नमस्कार। बोस आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री की और हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। इसमें से हमने ऑलरेडी हिस्ट्री के 3 लेक्चर, जो कि प्रथम लेक्चर था, प्रथम और सेकंड लेक्चर हमारा है वो है सोर्सेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में है पहला और दूसरा लेक्चर। और तीसरा लेक्चर हमारा जो है वो प्री हिस्टोरिक एज से रिलेटेड है, जो कि यूपीएससी और पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम अपने तीसरे लेक्चर के अंदर जो एंटर कर रहे हैं ये है हमारा लेक्चर 4, ये है हमारा लेक्चर 4। 3 ऑलरेडी हम बना के अपलोड कर चुके हैं और इसका टॉपिक हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जैसे ही हम ह्यूमन डेवलपमेंट के फेज से, जब ह्यूमन प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज के अंदर, प्री हिस्टोरिक एज से प्रोटो हिस्टोरिक एज के अंदर एंटर करता है, तो वहीं से हमारा काल इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा था तो उस समय जब पृथ्वी क्लाइमेट चेंजेस हो रही थी, तो क्लाइमेट चेंजेस के आधार पर जो हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो हमको मिले हुए हैं, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमारे अपठनीय हैं, उनको पढ़ा नहीं गया है अभी तक, राइट। तो ये जो काल जो हम जिसमें एंटर कर रहे हैं, ये हमारा नॉन रीडेबल जो जानकारी हमको मिली है और इनके बारे में कोई लिखित स्रोत नहीं है हमारे पास, कोई भी लिखित स्रोत नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। हमको जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त हुए वो अपठनीय है। उनके आधार पर हम जो खुदाई की गई है, तो खुदाई में जो ये अवशेष मिले हैं, उस अवशेष के काल को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हमने बोला है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सामान्य जानकारी की बात कर लेते हैं तो इसका जो काल है वो 2400 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक माना गया है। बहुत सारी जगह पर हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन कार्य 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक है। तो ये इतिहासकारों मतभेद है कि इसका काल एग्जैक्टली है क्या, राइट। ये एक बेसिकली मध्य विकसित नगरी आद्य ऐतिहासिक और कांस्य युगीन सभ्यता थी। मीन अर्बन प्रोटो हिस्टोरिक एंड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन डेवलप बिटवीन 2400 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक, राइट। इसके मूल निवासी जो थे वो थे द्राविड़ एंड भूमध्य सागरी। इंडस वैली सिविलाइजेशन निवासियों को हम बोलते हैं द्राविडियन एंड मेडिटेरियन। अब मुद्दा आता है कि भाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो जो एरिया है, डिस्कवर्ड एरिया है, वो हमारा ये है, राइट। ये हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ से सुतका गैंडोर से लेकर आलमगीरपुर ये डेवलप्ड हुई है, और दाइमाबाद से लेकर मांडा कश्मीर, ये हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है, राइट। अब कुछ इतिहासकारों को मानना है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर फैली हुई थी, तो उस समय पे यहाँ के जो निवासी थे वो द्रविड़ थे। कौन थे? द्राविड़ लोग थे या भूमध्य सागरी लोग थे। लेकिन जैसे ही सेंट्रल एशिया से आर्यंस ने अटैक किया, जब आर्य अटैक होगा इंडिया में, तो ये लोग छोड़ के कहाँ मूव ऑन कर जाएंगे? साउथ में मूव ऑन कर जाएंगे, राइट। इसीलिए साउथ इंडियन अपने आप को क्या बोलते हैं कि दे आर द्राविड्स, और नॉर्थ इंडियन क्या है? वो बाहरी है, वो ओरिजिनल द्राविड़ यहाँ के मूल के नहीं है, राइट। तो ये लॉजिक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई, तो इसमें मोस्ट ऑफ द इतिहासकार मानते हैं कि बाढ़ की वजह से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई है। तो जिसकी वजह से यहाँ के लोग छोड़ के नीचे की तरफ मूव ऑन करके, और वो आज भी द्राविड़ कहलाते हैं। अब बात लौट के आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पर। तो यहाँ पर इसके जो खोजकर्ता हैं, इसका नामांकन और खोजकर्ता हैं, वो है हमारे राय बहादुर दयाराम साहनी, राइट। इन्होंने 1921 में रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा की खोज की, राइट। डिस्कवर्ड और हड़प्पा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर 1931। और इसीलिए चूंकि ये खोजी गई पहली सभ्यता थी, इसीलिए इस नगर के नाम पर हमने पूरी सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता बोला। क्या बोला? हड़प्पा सिविलाइजेशन, राइट।
और दूसरा नगर जो खोजा गया वो खोजा राखलदास बनर्जी ने, और ये 1922 में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदाड़ो में इसकी खोज की गई है, राइट। डिस्कवरी ऑफ मोहनजोदाड़ो ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर 1922, और इसी नदी के नाम पर, चूंकि ये सबसे बड़ी नदी है और इसी की सारी नदियां ट्राइब्यूटरी थी, इसीलिए इसी नदी के नाम पर ये जो सभ्यता का नाम रखा गया वो रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी के नाम पर, राइट। तीसरा, मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं, जो हमारे मेसोपोटामिया एडिक्ट हैं, चूंकि हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब यहाँ डेवलप हो रही थी उस समय पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी उस समय समकालीन सिविलाइजेशन हम इसको बोलते हैं, राइट। ये इसकी समकालीन थी। तो ट्रेड हो रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेसोपोटामियन की सिविलाइजेशन से, इसका ट्रेड हो रहा था, राइट। तो ट्रेड की वजह से तो यहाँ की जो जानकारी, चूंकि हमारे विदेशी लोगों को, यूरोपियन लोगों को बेसिकली इतिहास लेखन की अच्छी ज्ञान था और वो शुरुआत से अपने इतिहास को लिखते हुए आ रहे हैं, तो उन लोगों ने इस सिविलाइजेशन के लिए शब्द जो यूज किया है वो यूज किया है मेलुहा वर्ड, यानी कि मेसोपोटामिया अभिलेख में इसको बोला गया मेलुहा वर्ड बोला गया, राइट। इसका अगर विस्तार की बात करते हैं, एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो मांडा कश्मीर बेसिकली चिनाब नदी के किनारे है, और आपका दक्षिण में दायमाबाद यानी गोदावरी नदी के तट पर, और अहमदनगर महाराष्ट्र के पास है ये। इधर सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में करंट में, राइट। और इधर आलमगीरपुर ये मेरठ में जो हिंडन नदी के किनारे है। अगर मैप के माध्यम समझेंगे तो हम ये देखेंगे, राइट। ये रहा हमारा सुतका गेंडोर, राइट। क्या है सुतका गेंडोर, जो कहाँ पर है, बलूचिस्तान, यानी कि यहाँ से ईरान बॉर्डर लग जाता है। ये मेरठ के पास है आलमगीरपुर ये, राइट। और ये मांडा ये कश्मीर में है, कहाँ पर, कश्मीर ऊपर। और ये वाला हमारा दायमाबाद कहाँ पर है, ये दायमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है, राइट, नर्मदा नदी के साउथ में। तो इस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो विस्तार है वो विस्तार ये पूरा का पूरा विस्तार है, और इसीलिए इसको सबसे बड़ी सिविलाइजेशन बोला गया। इस सिविलाइजेशन बेसिकली पूरी नगरीय सिविलाइजेशन है, नगरीय सभ्यता है, और इसीलिए नगरीय सभ्यता अर्बन सिविलाइजेशन के चलते ये सभ्यता हम इसको विकसित सभ्यता के रूप में देखते हैं, और इतिहासकार इसका अध्ययन करते हैं एज ए विकसित सभ्यता के डेवलप्ड सिविलाइजेशन के रूप में, ठीक है। ये बेसिकली कैसी है, एन अर्बन सिविलाइजेशन है, एक नगरीय सभ्यता है, और इसमें 6 बड़े बड़े नगर हैं, राइट। 6 बड़े नगरों की जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें से मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये प्रमुख शहर हैं, राइट, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के प्रमुख शहरों में। हालांकि बहुत छोटे बड़े विभिन्न प्रकार के शहर प्राप्त हुए हैं, और आज दिन तक उसकी खुदाई चल रही है, आज तक हमको छोटे बड़े शहर प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन उस समय ऐसा माना जाता है कि ये जो शहर है, जिसमें मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा, ये प्रमुख 6 बड़े बड़े शहरों में आते हैं। इसकी जो लिपि थी वो लिपि थी हमारी भाव चित्रात्मक, बोले तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है इसकी, पिक्टोग्राफी, राइट, भाव चित्रात्मक है, जो कि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है इस तरीके से, राइट। और ये अनरीडेबल है, यानी कि ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से बिलोंग करती है, इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। आप ये देखिए भाव चित्रात्मक, यहाँ पर ये चित्र के साथ ये लिखी जाती है, भाव चित्रात्मक इनकी लिपि है, जिसको अब तक हम लोग पढ़ने में असफल हैं। ये आखिर है क्या, राइट। ये देखिएगा, ये सारा एक चेयर टाइप की बनी हुई है और इसमें लिपि लिखी हुई है, तो यहाँ पर भावना भी दिखाई जा रही है और साथ ही साथ चित्र भी दिखाए जा रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक। चित्र के साथ साथ हम अपना भाव एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर हमने इसको डाला हुआ है। ये कुछ आप देखते होंगे, ये मोहरे हैं, क्या है ये, मोहरे हैं, सील्स, राइट। इसमें हम देखते हैं कि ये हाथी वाली मोहर है, ये 2 शेर के बीच में इंसान खड़ा हुआ है, एक सींग वाले गंडे की मोहर है, ये एक बुल की मोहर है, ये आपका 1.5 सींग वाला बुल है, ये 2 सींग वाला बड़े सींग वाला बुल है, ये स्वास्तिक की मोहर है, ये आप सर्कुलर बना हुआ है इसकी मोहर है। ये बेसिकली सील्स हैं, क्या है ये, सील्स, राइट, जो कि उस समय पर व्यक्तियों के बीच में ट्रेड के लिए और डिफरेंस को पता करने के लिए सील्स यूज किया करता। जिसके पास सील्स हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं राज परिवार से बिलोंग करता था, इस तरीके से, राइट, या फिर अधिकारी वर्ग से बिलोंग करता था। तो ये सील्स भी कहीं ना कहीं हमें उस समय की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में परिचय कराती हैं। अगला हम आते प्रमुख स्थान की बात करते हैं,
तो जिसके खोजकर्ता मेजर साइट्स हैं, जिसके खोजकर्ता हैं, जिसमें सेंदब सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, और उसके उत्खननकर्ता या फाउंडर कौन कौन है, और इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ कहाँ पर है, राइट। इसको देखते हैं। सबसे पहले हड़प्पा है हमारा। हड़प्पा बेसिकली रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, राइट। और इसको दयाराम साहनी और मधो स्वरूप वत्स ने इसको खोजा हुआ 1921 में। तो पहले हम जानते हैं कि हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में हुई थी, और कनिंगम को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। तो वहां से हमने अपने इतिहास के बारे में खुदाई शुरू की, जानने की परंपरा शुरू हुई, और हमने अपने इतिहास को जानने की कोशिश की। और ये आज भी कंटिन्यू डेवलपिंग सिचुएशन में है, राइट। अभी भी हम एग्जैक्ट नहीं जान पाए कि हमारे इतिहास में और क्या क्या चीजें थी जो हमसे छुपी हुई हैं, या हम उसको जान नहीं पाए। तो इसमें इतिहासकार कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो पहली बार 1921 में खुदाई हुई, जो कि रावी नदी किनारे हड़प्पा शहर है, और इसको दयाराम साहनी ने इसको खोजा, और ये करंट पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में है। दूसरा हमारा मोहनजोदाड़ो है, सिंधु नदी किनारे। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की 1922 में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हल्लरकाना जिला में स्थित है। तीसरी हमारी चंदूदड़ो है, सिंधु नदी के किनारे है। इसमें गोपाल मजूमदार ने खोजा 1931 में। ये सिंध पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। अगला कालीबंगा है, घग्गर नदी किनारे। बीबी लाल एंड बी के थापन ने इसको खोजा है 1953 में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। अगला कोट दीजिए है, सिंधु नदी किनारे। फजल अहमद इसमें वो इसके खोज करता है, 1953 में उन्होंने खोजा। ये भी सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान पर है। रंगपुर अगला हमारा आता है, ये हमारी साधन नदी किनारे है। रंगनाथ राव ने इसको खोजा, और ये 1953-54 में गुजरात का कठियावाड़ा जिला में है, राइट। और अगला हमारा आता है रोपड़। ये बेसिकली पंजाब में है, रोपड़ सतलज। ये यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की 1953 में, पंजाब का रोपड़ जिला। लोथल अगला आता है, भोगवा नदी किनारे। बेसिकली लोथल और रोपड़ ये हमारे इंपोर्टेंट हैं, कौन से नदी किनारे पूछा जाता है बेसिकली। रंगनाथ राव ने खोजा, इसके खोजकर्ता लोथल के खोजकर्ता रंगनाथ राव हैं, और रोपड़ के खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हैं। इन्होंने 1955 से 1962 में इसको खोजा, और गुजरात का अहमदाबाद जिले में प्रेजेंट में स्थित है। अगला हमारा आलमगीरपुर आता है। ये हिंडन नदी किनारे है। इसको यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा 1958 में, और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। अगली हमारी आती सुतका गेंड, और ये दास नदी किनारे है। इसको ऑरेंज स्टाइल एंड जॉर्ज डेल्स ने खोजा 1927 एवं 1962 में। ये पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। अगला हमारा बनमाली आता है। ये रंगोई नदी किनारे स्थित है। इसे रणन सिंह बिष्ट ने इसको खोजा 1974 में, हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है। अगला हमारी धौलावीरा आती है, धौलावीरा, राइट। धौलावीरा के बारे में सब ज्यादातर लोग जानते होंगे। अभी धौलावीरा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दिया गया है, राइट है। इसीलिए ये धौलावीरा काफी इंपोर्टेंट है, राइट। तो धौलावीरा जो हमारी वो है, वो हमारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसको खोजा 1990 से 91 के किनारे, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो इस तरीके से जो सैंदव सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, और उनकी किस नदी किनारे स्थित हैं, और वो बेसिकली किस वर्ष खोजे गए, और उनकी प्रेजेंट स्थिति क्या है, इसके बारे में हम इसमें जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला हमारा ये है, जो प्रमुख हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जो शहर हैं या स्थल हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। ये जो मैप आपको दिख रहा है, ये प्रेजेंट का पाकिस्तान और अभी इंडिया है, राइट। ये मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई कि जो प्रमुख शहर हैं वो किस किस नदी किनारे कहाँ कहाँ स्थित हैं, और वो प्रेजेंट इनकी सिचुएशन क्या है, राइट। अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान का पश्चिमी पाकिस्तान जो हमारा है, राइट। पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर या पूर्वी पाकिस्तान में ज्यादातर जो ये हमारे शहर हैं, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, वो बेसिकली पाकिस्तान और पाकिस्तान में ही प्रेजेंट में ज्यादातर स्थल हैं। तो अब ये देखते हैं सोतकाको, राइट। ये हमारा ये आपका समुद्र किनारे स्थित है, राइट। बालाकोट आप जानते ही हैं, ये दक्षिण पाकिस्तान में स्थित है, राइट। मोहनजोदाड़ो में ही जोदीर दो, और ये हमारी सिंधु नदी है, राइट। ये हमारी नदी है सिंधु, ये जो चली आ रही है, राइट। ये वाली देखिएगा, ये सिंधु नदी है, जो कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर से इंडिया से पाकिस्तान में एंटर कर रही है। और इसकी जो ट्राइब्यूटरी है, ये वाली, ये बेसिकली चेनाब नदी है, राइट। तो सिंधु नदी की ट्राइब्यूटरी कौन सी हो गई? चेनाब। अब चेनाब की ट्राइब्यूटरी हमारी ये सारी नदियां आती हैं। ये आपकी हो गई रावी नदी, जो कि चेनाब की ट्राइब्यूटरी है, राइट।
ये आपकी आ गई झेलम नदी जो चेनाब की ट्राइब्यूटरी है, ये हमारी आ गई सतलज नदी जो चेनाब की ट्राइब्यूटरी है, राइट। तो इस तरीके से जो सिंधु नदी की प्रमुख जो ट्राइब्यूटरी है वो है चेनाब नदी। बाकी चेनाब नदी की ट्राइब्यूटरी हैं ये सारी नदियां, ठीक है। तो ये भी लास्ट ईयर 2021 में यूपीएससी ने इसके बारे में पूछा था, राइट। तो अब ये देखते हैं कि इसमें से जो हमारे प्रमुख शहर हैं ये रहा चंदूदड़ो, अमरी, धारो, देसलपुर, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर, रोजी, भगतराव और ये आपका कालीबंगा, बनवाली, रोपड़, मांडा, आलमगीर पर। तो यहां से हमको स्पष्ट ये दिख रहा है कि जो प्रमुख हड़प्पा के शहर हैं वो करंट में कहां पर है, पाकिस्तान में स्थित है, राइट। पाकिस्तान में स्थित है और इंडिया में इनकी संख्या कम है, राइट। और जैसे ही हड़प्पा सभ्यता की जो डेवलपमेंट है, फॉर डेवलपमेंट है, वो बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया के प्रेजेंट सिचुएशन में हुआ है, राइट। जो कि हमारा नॉर्थ वेस्ट का पूरा एरिया ये कवर अप कर रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं हमने दर्शाने की कोशिश की है कि दयाराम साहनी 1921 में इन्होंने जो है ना हड़प्पा की खोज की है। मोहनजोदड़ो की खोज मजुमदार ने की है सिंध प्रांत में, सिंधु नदी किनारे, राइट। चंदूदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की है। रविन्द्रनाथ बिष्ट ने आपकी धौलावीरा की खोज की है। रंगनाथ राव के अंदर भोगवा नदी के लोथल की खोज की है और रंगपुर की रंगनाथ राव ने खोज की है कठियावाड़ जिला मादर नदी किनारे। और उसके बाद कालीबंगा की खोज बी लाल चतुर्वेदी एवं बी के थापर हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में घग्गर नदी किनारे इन्होंने इसकी खोज की है। आलमगीरपुरी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की है, मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, इंडियन नदी किनारे है। आपकी बनवाली खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है, हिसार जिला में हरियाणा में रंगोई नदी किनारे है। रोपड़ जो है ना वो हमारे यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की है, रोपड़ जिला पंजाब में सतलज नदी किनारे स्थित है। तो इस तरीके से जो ये खोज की गई है इसको हमने स्ट्रिक्टली दिखाने की कोशिश की है। ये बेसिकली जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसके प्रमुख स्थल हैं और ये जो है ना मैप है हड़प्पा कालीन सभ्यता का मैप है। तो कहीं ना कहीं ये सुतका गैंडोर से आलमगीरपुर और मांडा से लेकर दायमाबाद तक जो ये वैली जो इंडस वैली डेवलप्ड है इसका ये मैप पर हमने पूरा दर्शाने की कोशिश की है। और ये विश्व की जो उस समय सबसे बड़ी क्या है सभ्यता है। उसके बाद ये सभ्यता कुछ साउथ में मूव ऑन कर जाएगी, वैदिक पीरियड के आते आते जो कि सभ्यता खत्म हो जाएगी और ग्रामीण सभ्यता बन जाएगी। और उसके बाद ये शहरी सभ्यता पहले ही खत्म हो जाएगी, उसके बाद ग्रामीण सभ्यता बनेगी। उसके बाद फिर ग्रामीण सभ्यता आगे मूव ऑन करके कहाँ जाएगी, सीधा गंगा नदी किनारे, गंगा नदी में की घाटी में जो है ना डेवलप होगी। तो ये सभ्यता खत्म होने तक ये इस तरीके का इसका मैप है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इस सभ्यता की बेसिकली विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो विशेषता इसकी है कि ये नगरी विशेषता थी और इसमें ग्रिड पद्धति पर निर्मित नगर हैं। जो नगर आपको दिख रहे हैं ग्रिड पद्धति है पूरा, हाउ टू डेवलप द सिटीज। और सिटी एक तरीके से पूरा जो बनाए गए हैं ये पूरे प्लान्ड सिटी हैं, राइट। और ये प्लान्ड सिटी हैं और इस ये मोहनजोदाड़ो का हम आपको नक्शा दिखा रहे हैं नदी किनारे पूर्ण रूप से कैसा है प्लान्ड शहर है। ये प्लान्ड तरीके से इसको बनाया गया है जिसमें रोडें एक दूसरे से चौकोर काट रही हैं। और यानी कि हमारे पूर्वजों को ज्ञान था कि किस तरीके से सिविलाइजेशन है वो किस तरीके से डेवलप की जाए, जिसमें किले भी हम आपको देखेंगे। नॉर्थ साइड एक साइड किला है जहां पर राज परिवार रह रहा है, बाकी जगह पर अन्य लोग रह रहे हैं। तो इसमें जो हम देखते हैं कि सुव्यवस्थित यानी वेल रन ड्रेनेज सिस्टम है, पक्की और अलंकर ईंट का प्रयोग किया गया है। उस समय हमारे जो पूर्वज थे पक्की ईंट के बारे में जानकारी थी उनको। घरों और के दरवाजों और खिड़कियां देखिएगा आज क्या होता है कि जो घर के दरवाजे हैं ये रही सड़क, राइट। तो यहाँ से डायरेक्टली पार्किंग बनाते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं कि सड़क पे भी पार्किंग घेर लेते हैं, इतना घेर लेते हैं आके, राइट, कि भाई ये हमारी जगह है। और सड़क उसके बाद इधर वाला इतना घेर लिया, सड़क कितनी रहेगी जरा सी, राइट। उस समय इतना ये डेवलप था कि लॉजिक नहीं पता कि क्या था, लेकिन जो सड़क जो दरवाजे थे वो सड़क के पीछे की ओर खुलते थे, राइट। इसका कारण ये हो सकता है कि सड़क पर ट्रैफिक ना आए, ज्यादातर लोग ना निकलें और पीछे की साइड से लोग जो है ना घर से बाहर निकलें, जिसकी वजह से सड़क पर आवागमन में किसी तरह की समस्या ना हो। तो ये लोग क्या करते थे कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां
सड़क की ओर न खुलकर कहाँ खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। केवल एक शहर हमारा आता है लोथल, राइट। लोथल शहर में जो दरवाजे हैं वो सड़क की ओर खुले हुए दिखाए गए हैं, बाकी किसी शहर के अंदर दरवाजे सड़क की ओर खुले हुए नहीं दिखते थे। ये बेसिकली शहर दो भागों में डिवाइडेड था, एक हाई पार्ट एक डाउन पार्ट, राइट। उच्च वर्ग के अंदर किला हुआ करता था, किलाबंदी थी, जबकि निम्न वर्ग के अंदर आम आदमी रहते थे। तो यह कहीं ना कहीं जो शासक वर्ग था वो हमारा उच्च भाग में रहता था और आम आदमी हमारे निम्न भाग में रहते थे। केवल कालीबंगा एक हमारा शहर है, कालीबंगा, वहां पर केवल दोनों भागों में किलेबंदी मिली है, दोनों तरफ से, बीच में आम जनता रहती है, दो तरफ से किले बने हुए हैं, ठीक है। ये अपवाद स्वरूप हमको ये मिला हुआ है, राइट, ठीक है। चलिए अगला हमारा आता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार, एक प्रमुख स्मारक है, राइट। जो ये आप बृहत स्नानागार देख रहे हैं ना, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसमें स्नानागार जो है ना वो 11.8 मीटर लंबा है, ये 2.43 मीटर चौड़ा है और लगभग 2.43 मीटर गहरा है और 7.01 मीटर चौड़ा है। ये हमको स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो आप समझिए स्विमिंग पूल का ज्ञान उस समय के लोगों को था और उस समय के लोग भी स्विमिंग पूल का प्रयोग करते थे। हो सकता है कि पूजा अनुष्ठानों में वो स्विमिंग पूल का प्रयोग करते हो, बट स्विमिंग पूल उनके पास था, उनको ज्ञान था। कृषि एवं पशुपालन की अगर बात करते हैं तो हमें जुते हुए खेत के जो है ना कालीबंगा से साक्ष्य प्राप्त हुए। इससे सिद्ध होता है कि भारत के अंदर खेती का प्रचलन था, यानी कि इनको कृषि की अच्छी जानकारी थी और जो जोत पद्धति है उसका भी इनको ज्ञान था, राइट। प्रमुख फसल की अगर बात करते हैं तो गेहूं और जो उस समय में व्हीट एंड बार्ले प्रमुख फसल थी। लोथल से और रंगपुर से चावल के साक्ष्य हमको मिलते हैं, यानी कि हमको चावल के साक्ष्य भी मिलते, चावल का भी ज्ञान था। बट रोपड़ पद्धति, चावल की जो रोपड़ पद्धति है, रोपने की जो टेक्नोलॉजी है, पद्धति है, उसका कोई भी हमको साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, राइट। अन्नागार की बात करें गिरिडीह में, तो इसमें जो अन्नागार में जो उत्पादन था वो सरप्लस था, यानी कि ऐसा नहीं है कि उतना ही उत्पादन हो रहा है जितना हम लोग कंज्यूम कर पा रहे हैं, हम लोग कंजप्शन से ज्यादा उत्पादन होता था, राइट। और ये यहाँ पर जो एग्रीकल्चर थी वो बहुत डेवलप्ड एग्रीकल्चर थी, क्योंकि अगर अधिशेष उत्पादन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन्होंने एग्रीकल्चर को डेवलप कर लिया था। तो ये जो सिविलाइजेशंस थी, इन सिविलाइजेशंस में साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर और आपका पॉलिटिकल सिस्टम, इस फील्ड के अंदर ये लोग बहुत डेवलप्ड थे, राइट। मोहनजोदाड़ो का जो अन्नागार है वो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, यानी कि हमारे पास जो अन्नागार मिल रहा है उससे हमको यह प्राप्त हो रहा है, जो वेयर हाउसेस ऑफ मोहनजोदाड़ो है, कि भाई हमारे पास सरप्लस आ रहा है, तभी तो हम लोग उसको स्टोर कर रहे हैं। और आज के टाइम में जो हम देखते हैं कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो हमारे गेहूं और चावल को क्या करता है, स्टोर करता है, उसी तरीके के उस समय पर जो अन्नागार थे उससे हमें ये ज्ञान जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ सरप्लस होता था। पशुपालन की बात करें तो पशुपालन में जो है ना बैल और भैंस, बुल और बफेलो प्रमुख रूप से पाले जाने वाले पशु हैं, क्योंकि बहुत सारी सील्स के ऊपर इनकी हमें चित्र मिला हुआ है, इसीलिए हम मानते हैं कि भाई ये उस समय इंपोर्टेंट पशु रहे होंगे। घोड़े के प्रमाण हमको सूतकोटदा, कालीबंगा और लोथल से हमको मिले हैं कि यहाँ पर घोड़े का पालन भी होता था, ठीक है। यानी कि उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग घोड़े का प्रयोग करते थे। अगली अगर रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, धार्मिक विशेषताएं, तो इसमें स्पष्ट जानकारी का हमको अभाव है। मंदिर के हमको कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। मातृ देवी या उर्वरता की देवी की पूजा हो रही है, राइट। और जो समाज है वो कैसा है, मातृ सत्तात्मक समाज है, राइट। क्योंकि मातृ देवी की पूजा हो रही है तो ये समाज कैसा है, ये मैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी कि मातृ सत्तात्मक है, माता की प्रथा परंपरा चल रही, माता को ज्यादा अधिकार है, राइट। तो मातृ सत्तात्मक समाज है। और वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। वैदिक पीरियड में थोड़ा कम और लेटर वैदिक पीरियड के अंदर क्या हो जाएगा, वैदिक पीरियड में पितृसत्तात्मक और पैट्रियार्कल सोसाइटी हो जाएगी, पितृसत्तात्मक हो जाएगा। और लेटर वैदिक पीरियड में तो महिलाओं के अधिकार ही क्या हो जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं समाज में सभी वर्गों का बराबर, सभी वर्गों का, सभी जेंडर के लोगों का बराबर अधिकार था, जिसमें मात्र सत्तात्मक समाज इसमें माना जाता है, बट पुरुषों की स्थिति खराब नहीं थी, राइट।
वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य में मिलते हैं, यानी कि शिव की पूजा के समय साक्ष्य भी उस समय मिलते हैं, वृक्ष पूजा शिव पूजा के साक्ष्य मिल रहे हैं। कुबड़ वाला बैल हमको मिल रहा है, हमड बुल, जो ये दिख रहा है आपको कुबड़ वाला बैल, राइट, ये वाला। अगला एक जो मोहनजोदाड़ो से हमको दाढ़ी वाला पुजारी मिला है, तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं शिव की पूजा करने के लिए पुजारियों द्वारा या पुरोहितों के माध्यम से भगवान तक अपनी जो प्रार्थना थी वो पहुंचाई जाती होगी, राइट। पशुपतनाथ की हमको मोहर मिली हुई है, ये दिख रही है पशुपतनाथ की मोहर, राइट। ये हमको मिली है मोहनजोदाड़ो से। इसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंस दिखाई दे रहे हैं, ये आपको दिखते होंगे चारों ओर, ठीक है, हाथी, गेंडा, चीता और भैंस, राइट। कालीबंगा से हमको अग्निकुंड के साथ मिले, दैट इज कॉल्ड फायर पॉट। स्वास्तिक साइन जो होता है वो बेसिकली ऐसा होता है, राइट, ये हमारा स्वास्तिक साइन है। स्वास्तिक साइन का मतलब है जो हमारे जो सूर्य देवता है सावित्री, जो मैंने आपको बताया था, राइट, सूर्य देवता सावित्री के लिए जो चिन्ह समर्पित किया जाता है, ये हमारा क्या है, सूर्य की उपासना करने के, सावित्री की उपासना करने के लिए चिन्ह समर्पित किया जाता है। इसमें एक गायत्री मंत्र भी है, राइट, सूर्य की उपासना के लिए, ठीक है। तो ये जो स्वास्तिक चिन्ह है ये सूर्य की उपासना के लिए क्या किया गया, इससे हमको इससे जानकारी मिली है, इसका ये साइन प्राप्त हुआ है। फ्यूनरल की प्रक्रिया की बात करें तो शवों को जलाते थे, राइट, ये मोहनजोदाड़ो में शवों को जलाते थे और शवों को दफनाते थे हड़प्पा में, राइट। यानी कि शहरों में, अलग अलग शहरों में जो ये फ्यूनरल प्रक्रिया है वो अलग अलग क्या हुई है, डिफरेंट डिफरेंट हुई है, राइट। जिसमें से मैंने कहा कि शवों को जलाने की परंपरा मोहनजोदाड़ो से मिलती है कि शवों को जलाते थे, शवों को दफनाने की परंपरा हमको हड़प्पा से मिल रही है। और युग्म समाधि यानी पेयर्ड टॉम्ब, राइट, साथ में समाधियां जो हमको देखने मिलती है वो लोथल और कालीबंगा से, यानी कि लोथल और कालीबंगा, राइट। यहाँ पर हमको क्या जानकारियां मिली हैं, यहाँ पर हमको युग्म में समाधियां मिली है, यानी कि दो लोगों की एक साथ समाधि हमको प्राप्त हुई है, राइट। यातायात के साधन की अगर बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, लोथल और सूतकोटसा से हमको बंदरगाह प्राप्त हुआ है, राइट, क्या बंदरगाह, बाटर, लोथल एंड सूरकोट द पोर्ट्स, राइट। ये हमको बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी के हमें साक्ष्य मिले हैं। समाज यहाँ पर पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति दोनों समाज में विद्यमान थी। मोहनजोदाड़ो से हमें नर्तकी की कांस्य की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, राइट। तो समाज में कहीं ना कहीं वेश्यावृत्ति उस समय पर क्या थी, विद्यमान थी, राइट, और लोग वेश्यावृत्ति में उस समय भाग लेते थे। और पर्दा प्रथा भी उस समय विद्यमान थी कि भाई लोग पर्दा प्रथा करते थे, महिलाएं या फिर जो बहुएं होती थी उस समय पर पर्दा प्रथा करती थी, राइट। और हमको जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, ये जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें दिखाई दे रही है, ये हमको कहां से, मोहनजोदाड़ो से हमको प्राप्त हुई है, राइट। जीवन शैली की अगर बात करते हैं तो इसका जो लाइफ स्टाइल है वो लाइफ स्टाइल लोथल और चंदूदुड़ो, यानी लोथल और चंदूदुड़ो से ये जो हमको मनके का कारखाना मिला है, राइट, बेडेड फैक्ट्री हमको लोथल चंदूदुड़ो से प्राप्त हुई है। और यहीं से हम जीवन शैली में सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग हुआ तथा पासा, शिकार जैसे मनोरंजन कार्य हुआ करते थे। डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन बनाए जाते थे जिसको हम बोलते हैं मृदभांड। क्या बोलते हैं, मृदभांड। मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया जाता, हनी। और उस समय गन्ने के बारे में नहीं साक्ष्य हमको प्राप्त हुए, गन्ने का साक्ष्य है, तलवार के साक्ष्य नहीं है। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को तलवार का ज्ञान नहीं था। तलवार का ज्ञान न होने का मतलब क्या है, लोहे का उस समय पर ज्ञान नहीं था, और इसीलिए वो लोग इस योग्यता को कॉपर या कांस्य युगीन सभ्यता बोलते, क्योंकि ये लोग कॉपर का इनको ज्ञान था, ये लोग कॉपर का प्रयोग करते थे, बट इनको तलवार के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी या लोहे के बारे में कोई भी इनको जानकारी नहीं है, राइट। व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार बेसिकली जो सील एक्सपेरिमेंट था, मोहर का प्रयोग होता था व्यापार में। हड़प्पा की मोहर पर एक सरंगी पशु है जो कि मैंने आपको दिखाया था, इस तरीके से उसके सर पे एक सरंगी लगा हुआ था, राइट। मापने की इकाई जो थी वो 16 के अनुपात में 16 रेशियो में मापी जाती थी, राइट। विदेशी व्यापार की अगर बात करते तो वो लोग उस समय फॉरेन ट्रेड करते थे, राइट। कौन सा, फॉरेन ट्रेड, राइट। फॉरेन ट्रेड में अगर बात करें तो तांबा जो लोग ये मंगाते थे, खेतड़ी ये राजस्थान में करंट में, और यहाँ पर तांबा का माइंस है, तो उस समय भी ये माइंस हुआ करती थी। बलूचिस्तान और ओमान से लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे और मंगाते थे। और चांदी जो है ना, चांदी बेसिकली वो आती थी अफगानिस्तान और ईरान से। अफगानिस्तान ईरान से चांदी का जो है ना आता था, व्यापार होता था। सोने का व्यापार कर्नाटक, क्यों कर्नाटक में केजीएफ आप देखते होंगे, आजकल मूवी आ रही है केजीएफ, कोलार गोल्ड फैक्ट्री 2, बड़ी हिट मूवी हुई है। तो वो केजीएफ जो है ना कहीं
वो हमारी उस समय पर कर्नाटक में भी उस समय सोना निकाला जाता था। तो ईरान, कर्नाटक और अफगानिस्तान से हम लोग क्या कर रहे हैं, सोने सोने को इंपोर्ट कर रहे हैं। उसका टिन टिन हम अफगानिस्तान, ईरान से इंपोर्ट कर रहे हैं। लाजपत मड़ी, लाजपत मड़ी बेसिकली एक पत्थर है टाइप का है, और ये हम मेसोपोटामिया से लेड कर वो इंपोर्ट कर रहे हैं। अगला हमारा लेड है, लेड हम ईरान से मंगा रहे हैं। तो ये जो विदेशी सिंधुकालीन सभ्यता में जो विदेशी व्यापार थे, उस विदेशी व्यापार में जो आयातित वस्तुएं हैं वो किस किस प्रदेश से इंपोर्ट की गई हैं, उसके बारे में ये जानकारी हम लोग दे रहे हैं, राइट। चलिए अगला बात करते हैं शासन। तो शासन की अगर बात करें, गवर्नेंस की अगर बात करते हैं, तो संभवतः पॉसिबल कॉमर्शियल करेक्टर है, संभवतः बड़िक वर्ग है, राइट। शासन गवर्नेंस कैसा है, बड़िक वर्ग, यानी कि समाज में एक वर्ग है, उस वर्ग के द्वारा क्या किया जा रहा है, शासन किया जा रहा है, और ये वर्ग कहीं ना कहीं जनता के द्वारा चुना जा रहा है, राइट। तो और इसी के साथ साथ इसमें जो समितियां हैं, कमिटीज हैं, वो कमिटी और समितियां क्या कर रही हैं, शासन को चलाने में, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को मेंटेन करने में योगदान दे रही हैं। सैंदव सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के विनाश का संभवतः प्रभावी कारण बाढ़ था, राइट। पॉसिबली द मोस्ट इफेक्टिव कोर्स ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सैंदव सिविलाइजेशन वाज फ्लड। देखिएगा, बहुत सारे इतिहासकारों में आपस में मतभेद हैं। तो आप, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि जो है ना, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आर्यंस का अटैक हुआ, राइट, जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई। कुछ कहते हैं कि सिंधु नदी में या फिर नदी में बाढ़ आई, बाढ़ की वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई। पिगट हमारे इतिहासकार हैं, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। उन्होंने कहा है कि जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा है, ये बेसिकली एक एम्पायर था, उसकी एक जुड़वा राजधानियां थी, उसी के शहर हैं, राइट। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति को जो स्वतंत्रता यानी कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस द मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर हैज बीन डिस्कवर्ड इन गुजरात, राइट। सबसे ज्यादा जो स्थल खोजे गए हैं वो आजादी के बाद वो गुजरात में खोजे गए हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या बोलते हैं, टेराकोटा। जो टेराकोटा होता है वो बेसिकली आग में पकी हुई मिट्टी, जो आज हम देखते हैं कि सुराही, आपका घड़ा, राइट, ये क्या है, आग में पके हुए हैं। और आग में पकी हुई मिट्टी को हम लोग उस समय क्या बोलते थे, टेराकोटा बोलते थे। टेराकोटा की ये सारे बर्तन, और बर्तन वगैरह जो हुआ करते थे वो टेराकोटा के बनते थे। जो रेड पेंटेड वेयर्स हैं, चित्रित भूषण मध्यभांड हैं, राइट। तो ये सारी जानकारी हमको इसमें प्राप्त होती है। सबसे बड़ी साइट्स की अगर बात करते हो, लार्जेस्ट साइट हमारी राखीगढ़ी है और मोहनजोदाड़ो। सबसे बड़ी जो साइट्स हैं या वो हमारी राखीगढ़ी और मोहनजोदाड़ो, जो कि यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अब साइट और एविडेंस, स्थान और साक्ष्य के बारे में अगर देखते हैं, तो स्थान में मोहनजोदड़ो को बोला जाता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो से हमको जो जानकारी प्राप्त हुई है या जो एविडेंस जो हमको मिले हैं, राइट, जिसके आधार पर हम उस समय के बारे में राजनीति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और व्यापार के बारे में जो एजप्शन कर पा रहे हैं, उसके लिए जो एविडेंस है, उस एविडेंस में क्या क्या मिला है, कहाँ कहाँ से, उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो। ये मृतकों का टीला कहा जाता था। इसमें सबसे बड़ा अन्नागार मिला हुआ है, स्नानागार यहीं से मिला हुआ है, पशुपतिनाथ की मोहर यहाँ से प्राप्त हुई, नर्तकी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, सबको जलाने का साक्ष्य मिला हुआ हमको, दाढ़ी वाला पुजारी यहाँ से मिला हुआ है। दूसरा हमारा आता है हड़प्पा। हड़प्पा से एक श्रृंगी पशु वाली मोहर मिली हुई है, माता देवी की प्रतिमा यहाँ से मिली हुई है, राइट। अगला हमारा आता है कालीबंगा, राइट। क्या आता है, कालीबंगा। तो कालीबंगा के बारे में अगर बात करते हैं, तो कालीबंगा में हमको अग्निकुंड फायरपॉट प्राप्त हुआ, चूड़ी का कारखाना प्राप्त हुआ है, पेड़ टॉम युग समाधि प्राप्त हुई, जुता हुआ खेत हमको मिला है, और ऑर्नेट ब्रिक्स, राइट, प्लॉग्ड फील्ड, और हमारे अलंकृत ईंट, राइट। ये हमको कहां से, अलंकृत ईंट मतलब भट्टे इसमें निकालने के बाद जो ईंट मिलती है, पकी हुई ईंट, वो कालीबंगा से मिली है। सूरकोटदा दैट इज इन गुजरात, यहाँ से हमको घोड़े के अवशेष मिले, रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस, यानी हॉर्सेस से प्राप्त, हॉर्सेस के जो अवशेष हैं वो हमको प्राप्त हुए हैं, राइट। लोथल की बात करते हैं, तो लोथल से हमको जो प्राप्त हुआ है वो हमको लोथल गुजरात से प्राप्त हुआ है। वो बंदरगाह, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बंदरगाह था जहां से वस्तुएं आयात निर्यात होती हैं। दान और घोड़े के साथ यहाँ से प्राप्त हुए। अग्निकुंड यहाँ से फायरपॉट मिला हुआ है। युग्म समाधि, पेड़ टॉम यहाँ से हमको मिले हुए। मनके बनाने का कारखाना भी हमको कहाँ से, लोथल से प्राप्त हुआ है। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इनके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। धौलावीरा से हमको बांध और जलाशय स्टेडियम, यानी कि जो डैम का जो साक्ष्य मिला हुआ है
वो हमको धौलावीरा गुजरात से मिला हुआ कि इस शहर में बांध भी हुआ करता है, जो कि कहाँ पर, ये भोगवा नदी किनारे स्थित है। तो भोगवा नदी पर हमको डैम के साक्ष्य मिले कि लोगों ने डैम भी बनाया होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो है वैदिक सभ्यता, जो चैप्टर 4 है। हम लोग वैदिक सभ्यता के ऊपर फोकस करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो ये सीरीज, हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की जो सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो उसका फायदा आप लोगों को मिल सके। बोस आईएएस नियमित हर 7 या 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ एक यूपीएससी के रिगार्डिंग सेमिनार कंडक्ट कराता है। तो जो लोग उस सेमिनार का फायदा उठाना चाहते हैं वो लोग ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी हमारे सेंटर पर आकर विजिट कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।